तो चलिए क्रिज़ाक लिमिटेड की क्वार्टर 3 के नंबर्स को डिस्कस करते हैं। तो क्रिज़ाक लिमिटेड करता क्या है? आपका बेसिकली स्टूडेंट सोर्सिंग प्लेटफ़ॉर्म जैसा काम करता है, एसेट लाइट मॉडल है, हाई कैश फ्लो होता है, वर्किंग कैपिटल कम होता है। इंडिया हो गया, चाइना हो गया, मिडल ईस्ट हो गया, वहाँ से स्टूडेंट्स को सोर्स करता है, इनको इनके यूनिवर्सिटीज़ तक पहुँचाता है। यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पे है? आप देखेंगे आपका यूके से लगभग 90% रेवेन्यू आता है, बाकी इनका कनाडा हो गया, फिर आपका न्यूज़ीलैंड हो गया या फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ से रेवेन्यू आता है। अब देखिए कंपनी जो है आई थिंक 2 या 3 क्वार्टर्स हुआ है इनके आईपीओ को आए हुए। कंपनी अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है। इस क्वार्टर में नंबर्स इनके अच्छे आए थे। आपको एबिटा मार्जिन्स यहाँ पे कम दिखेगा। एबिटा मार्जिन्स को कम देख के आपको घबराना नहीं है। घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो कंपनी है काफ़ी सीज़नल है। इसका सीज़नैलिटी जो होता है वो आपके बाकी कंपनियों जैसा होता नहीं है। क्वार्टर 2 में जैसे यूके वगैरह हो गए, वहाँ पे सितंबर वगैरह में काफ़ी सारी रिक्रूटमेंट होती है। तो वहाँ पे आपको क्वार्टर 2 के अंदर काफ़ी इनके एबिटा मार्जिन्स वगैरह में आपको बूस्ट दिखा था। वही चीज़ आपको क्वार्टर 3 में नहीं दिखी है। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है, आपके मार्जिन्स नॉर्मलाइज़ हो गए हैं। अब देखिए, ये कंपनी आगे जाके कैसा करेगा? अब कंपनी क्या कर रहा है, यहाँ से डाइवर्सिफ़ाई करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मैंने अभी बोला आपको लगभग 90% जो रेवेन्यू है इनका, वो इनके यूके के मार्केट से आता है। अब देखिए, यूके यूके के मार्केट से आ रहा है, तो उससे क्या होता है, आपको कंसंट्रेशन रिस्क हो जाता है। तो कंपनी क्या कहता है, आने वाले 4 या 5 सालों में कंपनी कहता है कि हम इसको बेसिकली डाइवर्सिफ़ाई करेंगे। डाइवर्सिफ़ाई किस तरह से करेंगे? इन्होंने लैटिन अमेरिका और आपका ऑस्ट्रेलिया में कुछ 2 कंपनियाँ एक्वायर की है, मर्जर्स एंड एक्विजिशन की वजह, बिकॉज़ कंपनी के पास कैश काफ़ी जनरेटिंग इंजन है ना, तो कैश वहाँ उस कैश को वहाँ पे डिप्लॉय किया है और वहाँ से कंपनी एक्वायर की है, तो वहाँ पे वो लोग डाइवर्सिफ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर इनका इस कंपनी का आगे जाके बिज़नेस मॉडल उस तरह से डाइवर्सिफ़ाई होता है, तो काफ़ी बिज़नेस पॉजिटिव मोमेंटम में आगे बढ़ सकता है। और दूसरा चीज़ आप ये देखिए, जब आप इनकी एबिटा मार्जिन्स को देखते हो ना, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको वेरिएशंस काफ़ी दिखेगा। उसी चीज़ को कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए आप देखेंगे, जो अपकमिंग क्वार्टर है, मतलब ये जो प्रेज़ेंट क्वार्टर चल रहा है, क्वार्टर 4, यहाँ पे भी देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे इनके मार्जिन्स कम आएँगे। बिकॉज़ क्या है ना, ये बिज़नेस का नेचर ही उस तरह का है। तो आपको अब ये लोग जो पूरा सस्टेनेबल एबिटा मार्जिन्स का गाइडेंस देते हैं, वो पूरे ईयरली बेसिस पे देते हैं और वो लगभग 23 से 25% पे देते हैं। तो जब आप ईयर टू डेट का जो इनका मार्जिन निकालोगे ना, तो भी उसी रेंज में रहता है। अब देखिए कंपनी ग्रो करने में कैसे बात करता है, तो कंपनी कहता है आने वाले 3 या 5 सालों में लगभग 20 से 25% ग्रो करने की बात करते हैं। अब ये इनका ये कंजर्वेटिव गाइडेंस है, बिकॉज़ आप कंपनी को देखोगे ना, पिछले कुछ क्वार्टर्स में देखिए, तो कंपनी आराम से 28-30% पे ग्रो करता हुआ आ रहा है। सो इस कंपनी के केस में कुछ इस तरह से चल रही हैं चीज़ें, चीज़ें ठीक ही चल रही है, बट कंपनी को अभी यहाँ पे सबसे पहले डाइवर्सिफ़ाई करना पड़ेगा। दूसरा चीज़ क्या है, जब आप इस तरह के सेक्टर को देख रहे हो ना, तो यहाँ पे आप जिस कंट्री में जा रहे हो, वहाँ पे रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स कैसे हैं, फिर आपकी वीज़ा एप्लीकेशन जो होता है, वो किस तरह का है। अब देखिए, जैसे यूके में गवर्नमेंट है, अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट चेंज होती है वहाँ पे, तो वो लोग वीज़ा की प्रोसेसिंग किस तरह से रखेंगे, इंडियन स्टूडेंट्स को लाने देंगे कि नहीं देंगे, बिकॉज़ वहाँ पे पूरा इमिग्रेशन के इश्यूज़ चल रहे हैं ना, तो वो कॉन्टेक्स्ट आपको देख के चलना है। अब देखिए, इसमें कंपनी का क्या पर्सपेक्टिव है, कंपनी ये कहता है कि अभी जो यूके में गवर्नमेंट आई है, वो लगभग अभी 3 साल और रहेगी, तो वहाँ पे उनको वो वाला इश्यूज़ दिखता नहीं है। और चलिए इसके भी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको एक पूरा एक पर्सपेक्टिव अगर दूँ, तो देखिए अभी आपने ये देखा कि इंडिया का एफटीए साइन हुआ है, किससे साइन हुआ है? अभी यूरोपियन यूनियन से साइन हो गया ये जनवरी 26 के आसपास, फिर आपने देखा ऑस्ट्रेलिया से साइन हो ही चुका है, पहले से ही साइन है, न्यूज़ीलैंड से साइन हो गया है, यूके से बातें चल रही है। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे-जैसे हमारे कंट्री की कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर बढ़ती है, तो उससे जो कंट्रीज़ है ना, इंडिया की जो पासपोर्ट इंडेक्स में रैंकिंग वगैरह होती है, वो बढ़ती जाती है। तो आगे जाके आप देखेंगे, ये अगर मैं पूरे सेक्टर की बात करूँ इन जनरल आगे जाके, तो आपको दिखता है कि इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट आपको इन कंट्रीज़ में होनी ही होनी है, क्योंकि सभी एक तरह से देखेंगे इमिग्रेशन फेवरेबल कंट्री है। अभी आप देख सकते हो क्योंकि वहाँ पे लेफ्ट वाला पूरा चीज़ें चल रही हैं, तो थोड़ी-सी आपको इश्यूज़ वहाँ पे दिखेंगे। बट हैविंग सेड दैट कि इंडिया और चाइना के जो स्टूडेंट्स हैं, वो तो आपको बाहर जाके पढ़ते ही हैं और दूसरी चीज़ ये भी है, जितने भी ये वेस्टर्न कंट्रीज़ हो गई ना, इन सभी में जो आपकी एजिंग है, मतलब पॉपुलेशन वगैरह जो है, वो बेसिकली एक हायर एज की तरफ बढ़ रहा है। कहने का मतलब क्या है, इंडिया में आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तो ऑफ कोर्स यहाँ से जो टैलेंट का माइग्रेशन होना ही है, आपके यूरोपियन कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज़ में। तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखो ना, तो ये सेक्टर आपका पॉजिटिव मोमेंटम में ही आगे बढ़ेगा। बट अगेन अभी जो कंपनी है, इसको यहाँ पे अपने रेवेन्यू को सबसे पहले डाइवर्सिफ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज़ कल को अगर यूके में थोड़ा-सा भी इश्यू आता है, तो इससे इनकी पूरी बिज़नेस ही अफेक्ट हो जाएगी, बिकॉज़ 90% रेवेन्यू वहीं से आ रहा है। हैविंग सेड ऑल दीज़ थिंग्स, बिज़नेस काफ़ी अच्छा कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, आप इसको ट्रैक करते रहिए। होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे।